दैट इज पॉलिसी टू इंश्योर लॉस ऑफ प्रॉफिट, इसी को कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी भी बोलते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए मैं पहले आपको उसका कंसेप्ट समझा, फिर उसको अपन प्रॉब्लम्स में इंप्लीमेंट करेंगे। 75% चीजें समझा दूंगा, 25% चीजों का लॉजिक जो है जरूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन हम अपनी आदत से मजबूर है, इसलिए आपको उसका भी लॉजिक बताएंगे, बट नॉट इमीडिएटली। तो 2-4 प्रॉब्लम करने के बाद, जो आपको किसी किताब में लिखा नहीं मिलेगा, बट अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, अपने को सीखना चाहिए, समझना चाहिए ऐसा है तो क्यों है, कुछ खास कारण है क्या, तो वो लॉजिक भी बताएंगे, बट नॉट इमीडिएटली, उसको बाद में। पहले एक ओवरऑल आइडिया डेवलप कर लेंगे। दिस इज द डेट ऑफ फायर, एक्सीडेंट जो बोलना है, एनी डेट वी कैन टेक, से अपन ले लेते इसको 30 जून से 2010। This is say 31st March, 1st April 2010, ये हो गया 2009। ये हमारा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है, जिसके हमारे पास ऑडिटेड अकाउंट स्टेटमेंट्स वगैरह होंगे, ठीक है। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ये डेट पे एक्सीडेंट हुआ है, तो ऑब्वियसली अब इसके बाद बिजनेस हमारा कुछ समय तक डिस्टर्ब रहेगा। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये 30 जून से 30 नवंबर कर देते हैं, ठीक है। 30 नवंबर तक हमारा बिजनेस डिस्टर्ब था, तो इसको आप पीरियड ऑफ इंटरप्शन बोल सकते हैं, पीरियड ऑफ डिस्ट्रप्शन बोल सकते हैं, पीरियड ऑफ इंटरप्शन। इतने पीरियड तक आपका बिजनेस डिस्टर्ब था, तो बिजनेस डिस्टर्ब था, इसका मतलब इस पीरियड में आप प्रोडक्शन नहीं कर पाए, गुड्स नहीं बना पाए, बेच नहीं पाए, एंड इफ सेल नहीं हुआ तो नेचुरल उस पे जो प्रॉफिट आप कमा सकते थे वो प्रॉफिट आपका गया। तो इसका मतलब यहां जरा सोचने का है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे का लॉस हो जाता है। एक रहता है लॉस का मतलब आपके पास कुछ है, ध्यान दीजिए, आगे के लेवल में बहुत काम की चीजें रहती है, आपके पास कुछ चीज है वैल्यूएबल चीज और ये गई और इसके बदले में कुछ नहीं मिला, तो अपन बोलते हैं लॉस। वो अपन ने स्टॉक पॉलिसी में देखा, अपने पास कुछ है पर वो आग में जल गया। पर दूसरा लॉस रहता है कि कुछ आने वाला था बट नहीं आया, समझ रहे, कुछ आने वाला था नहीं आया, तो वो भी क्या हो गया हमारे लिए, लॉस। तो ये प्रॉफिट पॉलिसी उस टाइप का है, जो प्रॉफिट आप इस पीरियड में कमा सकते थे वो गया। क्यों गया भाई, इस इंटरप्शन की वजह से। तो उस प्रॉफिट का भी हम इंश्योरेंस करा सकते हैं इस पॉलिसी के अंडर में, समझ गए। अब वो कैलकुलेशन कैसे होगा, तो उसके लिए पूरा सिस्टम अभी मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं कि वो हाउ मच प्रॉफिट यू हैव लॉस्ट वो कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए हम देख रहे हैं। ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर समझ में आ गया। अब ये जो डेट है जिस दिन ये आग लगी है, ये डेट से लेके पिछले 12 महीने एग्जैक्टली 12 मंथ्स, ये जो है मतलब आपका 1 जुलाई 2009 से 30 जून 2010 तक, एक्सीडेंट के इमीडिएटली पहले के 12 महीने। फिर जिस पीरियड में आपका डिस्ट्रप्शन हुआ वो पीरियड, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में, इसका मतलब यहां से लेकर के समझ लो एक यहां तक से 30 नवंबर 2009, क्या इनका यूज है बाद में आपको बताता हूं, अभी सिर्फ आप पीरियड को लिंक करते जाओ। एक्सीडेंट के इमीडिएटली पहले के 12 महीने, और ये जो टाइम मार्क किया है कौन सा है, जिस पीरियड में बिजनेस डिस्टर्ब हुआ था सेम पीरियड इन द लास्ट ईयर, उस पीरियड। क्लियर। अब हमको यहां जो लॉस का क्लेम कैलकुलेट करना है
वो कैलकुलेशन में सबसे पहला हो जाता है कि भी आपने जो प्रॉफिट फॉरगॉन किया, जो प्रॉफिट आपका गया, इट इज बिकॉज यू कुड नॉट सेल, क्योंकि सेल नहीं हुआ इसलिए प्रॉफिट नहीं हुआ। तो भाई सेल कितना आपका कम हुआ, हाउ मच सेल इज रिड्यूस, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं रिडक्शन इन सेल। क्या बोलते हैं? रिडक्शन इन सेल। वहां से हमारी शुरुआत होती है। तो अब रिडक्शन इन सेल कैसे निकालेंगे? तो भाई इस पीरियड में कितना सेल होना चाहिए था, समझ रहे हैं? इस पीरियड में कितना सेल होना चाहिए था, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल। उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल, या यहां पे उसी को कॉमनली वर्ड यूज करते हैं टर्नओवर, स्टैंडर्ड टर्नओवर। तो स्टैंडर्ड टर्नओवर मतलब जो टर्नओवर इस पीरियड में होना चाहिए था, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। अब कैसे निकालेंगे भैया? तो इस पीरियड का टर्नओवर कितना होने वाला था, इसके लिए सबसे रिलायबल बेसिस हो सकता है कि सेम पीरियड इन द लास्ट ईयर। समझ गए? तो यहां का जो टर्नओवर था, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टर्नओवर, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर। अब इसी पीरियड को क्यों ले रहे? सिंपल सा लॉजिक है, कॉमन सेंस है। एक आधा बोलेगा सर एवरेज क्यों नहीं ले लेते? तो आपका जो बिजनेस रहता है उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है, सीजनल बिजनेस हो सकता है। तो कुछ पीरियड में आपका सेल या टर्नओवर बहुत ज्यादा रहेगा, कुछ पीरियड में बहुत कम रहेगा। तो अगर आप एवरेज वाले चक्कर में जाएंगे तो वो जो स्पेशल सिचुएशन है उसका ध्यान आप नहीं दोगे, इग्नोर करोगे। नो सपोज ये पीरियड जिसमें डिस्ट्रप्शन हुआ, ये मेरा मेन सीजन था, तो नेचुरली इस पीरियड में मेरा टर्नओवर ज्यादा हुआ रहता था, इसका मतलब आई हैव लॉस्ट मोर। ये अगर मेरा ऑफ सीजन वाला पीरियड रहता था तो बट नेचुरली इसमें मेरा ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसी स्पेशल सिचुएशन का ख्याल रखते हुए सिस्टम क्या बोलता है? सेम पीरियड इन द लास्ट ईयर, उसके टर्नओवर को बेस बना लो। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टर्नओवर। अब सवाल उठता है कि पिछले साल अगर मान लीजिए इस पीरियड में मैं फिगर भी हाइपोथेटिकली डालते चले जाऊंगा सो दैट आपको आइडिया डेवलप हो, से 5 लाख। सो 5 लाख टर्नओवर अगर लास्ट ईयर में हुआ तो इस ईयर में भी 5 लाख ही होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो फिर आपको क्वेश्चन में अगर दिया है तो उसको बोलते ट्रेंड, ट्रेंड इन टर्नओवर। अपवर्ड ट्रेंड भी हो सकती है, मतलब टर्नओवर बढ़ते जा रहा है, भी हो सकती है कि टर्नओवर घटते जा रहा है। तो हम अपवर्ड ट्रेंड लेते हैं कि भाई 10% से हमारे टर्नओवर बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स लास्ट ईयर 5 लाख था, करंट ईयर में 10% से ज्यादा रहता, तो प्लस 10% ट्रेंड का इफेक्ट। क्या है ये? ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड इन टर्नओवर, इसलिए प्लस किया, डाउनवर्ड होता तो 50,000। सो दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। क्या बोलते हैं इसको? एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। टेक्निकल नाम आपको मालूम होना चाहिए, पर जब तक आप उसको प्लेन लैंग्वेज में पढ़ने की हैबिट नहीं डालोगे तब तक क्लैरिटी कभी नहीं रहने वाली। और मैं आपको प्लेन लैंग्वेज में पढ़ के बताता हूं कि इतना टर्नओवर होता अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता। तो अगर आग नहीं लगती, डिस्ट्रप्शन नहीं होता, तो इस पीरियड में हमने कितना टर्नओवर किया रहता था? 5,50,000। नाउ बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट हमारा टर्नओवर कम हुआ, तो उसके लिए हमको और एक फिगर चाहिए कि इस पीरियड में टर्नओवर कितना था। इस पीरियड में जो भी टर्नओवर रहेगा दैट इज कॉल्ड एक्चुअल टर्नओवर। क्या बोलेंगे उसको? एक्चुअल टर्नओवर। अब ये एक्चुअल टर्नओवर जो है जीरो भी हो सकता है, मतलब इस पीरियड में हम कुछ भी टर्नओवर नहीं कर पाए, जीरो। ऐसा भी हो सकता है कि भी जैसे शुरू में आपका बिजनेस पूरी तरह से बढ़ा, फिर धीरे धीरे आपने थोड़ा थोड़ा काम शुरू कर दिया, तो थोड़ा बहुत टर्नओवर रह भी सकता है। तो मान लीजिए कि एक्चुअल टर्नओवर इन दिस पीरियड इज 1,50,000। अब बताइए मेरे को कि आपका 5.5 लाख का टर्नओवर रिड्यूस हुआ क्या? कितने का रिडक्शन हुआ? 4 लाख का। तो लेस एक्चुअल टर्नओवर फॉर 1,50,000
सो ये हो गया आपका रिडक्शन इन टर्नओवर। क्या बोलेंगे इसको? रिडक्शन इन टर्नओवर। रिडक्शन इन टर्नओवर, इसका मतलब अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता तो आपका टर्नओवर 550 होना चाहिए था, बट एक्चुअली योर टर्नओवर इज ओनली 150, दैट मीन्स देयर इज अ रिडक्शन इन टर्नओवर ऑफ 4 लाख। नाउ टेल मी, 4 लाख से अगर सेल कम हुआ तो डज इट मीन कि 4 लाख का प्रॉफिट गया? नहीं, क्योंकि ये सेल करने के लिए खर्चा भी लगता था, मतलब इस पे कुछ कॉस्ट एलिमेंट भी है। तो दैट मीन्स यू हैव नॉट लॉस्ट 4 लाख, you have lost the profit which you could have earned on this। अब उसके लिए क्या करना भाई, कैसे निकालेंगे? तो फिर से हम पुराने इंफॉर्मेशन पे जाते हैं, इस ईयर को बेस बनाते हैं ये देखने के लिए कि इस पीरियड में हमने कितना प्रॉफिट कमाया रहता था। रेट निकालने के लिए उसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेट। तो इस पे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेट लगाएंगे, जीपी रेट। पर वो जीपी रेट कहां से निकलेगा? तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से। अब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर को क्यों बेस बनाने का सिस्टम बना है? पहली चीज तो ये ध्यान में रखिए कि जो कुछ आपको पढ़ाया जाएगा इसमें आप अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना कि इसको ऐसा नहीं कर सकते क्या, इसको वैसा नहीं कर सकते क्या। वो कईयों को बड़ी आदत रहती है, बिकॉज दिस आर द वेल एक्सेप्टेड सिस्टम, और हम यहाँ इन सिस्टम को चेंज करने के लिए नहीं है। समझ गए? हम सिर्फ इनको समझा रहे आपको। तो आपके पास कोई छूट नहीं है कि इसको ऐसा नहीं कर सकते क्या सर, कि इसको नहीं लेता मैं, इसको बेस बनाता। तो ये सब आपके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। पहला प्रिंसिपल समझ गए? आप ये समझो कि ये सिस्टम ऐसा क्यों बना है। तो ये वेल एक्सेप्टेड सिस्टम है, अपन इसमें चेंज करने की कोई बात नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपने को इसको समझना है, सो दैट अपने दिमाग में उसका लॉजिक क्लियर रहे। क्लियर? तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर को बेस बनाते हैं। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टर्नओवर, इस पे से हमको जीपी रेशियो मिलेगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट यानी क्या? तो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग इंश्योर्ड चार्जेस, स्टैंडिंग इंश्योर्ड चार्जेस या इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ज्यादा ठीक लगेगा। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, कॉस्टिंग पढ़ रहे हो ना? स्टैंडिंग चार्जेस यानी फिक्स खर्चे, और इंश्योर्ड मतलब जो पॉलिसी के टर्म्स में कवर्ड है। तो नेट प्रॉफिट एड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर, दैट विल गिव यू द जीपी रेशियो ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जीपी रेशियो इससे पता चलेगा। कोई भी फिगर अभी अपन फिर से ले लेते हैं। से फॉर एग्जांपल यहां का जो टर्नओवर है 12 लाख। ओके, 12 लाख इज द टर्नओवर। नेट प्रॉफिट से मान लीजिए कि 1,60,000 नेट प्रॉफिट ले लिया, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मान लीजिए 2 लाख। 1,60,000 नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2 लाख, तो कितना हो गया? 360। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, कितना आ गया? 30%। दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो टू बी अप्लाइड। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट ऐसा क्यों निकला? ट्रेडिंग अकाउंट वाला नहीं है ये। क्यों नहीं है ये मैंने आपको बोला था कि अभी नहीं समझाऊंगा, वो 2-4 प्रॉब्लम करने के बाद आपको इसका भी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि व्हाई ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड लाइक दिस एंड नॉट एज पर ट्रेडिंग अकाउंट। ये ध्यान में रख लो, ये ट्रेडिंग अकाउंट वाला ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, ये हम नीचे से निकाल रहे हैं। नेट प्रॉफिट एड बैक इंश्योर्ड स्टैंडिंग, जाओ बिल्कुल लॉजिकल है, लेकिन क्या लॉजिक है अभी नहीं बात करेंगे, बाद में। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पुराने पीरियड का है, अपने को इस पीरियड में कैलकुलेट करना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में भी चेंजेस हो सकते हैं। तो वो अगर क्वेश्चन में दिया है कि विद द ग्रॉस प्रॉफिट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 2%, तो पिछला 30 निकाला, 2% से इंक्रीज करके कितना ले लेंगे? 32%। अगर लिखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 2%, तो पिछला 30% था, -2% 28%। तो कोई चेंज दिया रहा तो उसको एडजस्ट कर लो,
तो दैट इज कॉल्ड एज एडजस्टेड जीपी रेशियो। मैं यहाँ पे 30% ही ले लेता हूँ, 30% इस पे लगाया तो ये हो गया 1 लाख। दिस इज द प्रॉफिट लॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन इन टर्नओवर। ये क्या हो गया आपका, एक कैलकुलेशन हो गया। दिस इज वन ऑफ द आइटम, प्रॉफिट लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन इन टर्नओवर। रिडक्शन इन टर्नओवर की वजह से आपका इतना नुकसान हो रहा है। कहां से कैलकुलेशन हुआ, तो भाई इस पीरियड में कितना टर्नओवर होना चाहिए था, कहां से निकाला अपन ने, लास्ट ईयर को बेस बनाया इसको, इस पे से फिर ट्रेंड है, चेंज है, तो उसका इफेक्ट दिया, यानी इतना टर्नओवर होना चाहिए था, एक्चुअल में टर्नओवर हुआ इतना, तो दिस इज द रिडक्शन इन टर्नओवर। अब ये रिडक्शन इन टर्नओवर में हमारा प्रॉफिट कितना था, तो 30%। कहां से निकला 30%, लास्ट फाइनेंशियल ईयर को बेस बनाया, क्योंकि उसका ऑडिटेड डाटा आपके पास रहेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी विल रिलाई ऑन इट, इस पे से निकाला। बट ग्रॉस प्रॉफिट कैसा है, तो आपका जो नॉर्मल ट्रेडिंग वाला ग्रॉस प्रॉफिट रहता है वो नहीं है, ये उल्टे चल रहा है, नेट प्रॉफिट पे से निकल रहा है। नेट प्रॉफिट एड बैक इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इसमें भी चेंज रहा तो चेंज अपन कर देते थे। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी आपको और चीज अलाउ करती है। इस पीरियड में जब एक्सीडेंट हुआ तो देखिए, आप जितना एक्चुअल टर्नओवर जितना बढ़ाएंगे उतना रिडक्शन घटेगा, रिडक्शन इन टर्नओवर उतना कम होगा। जितना आपका एक्चुअल टर्नओवर बढ़ेगा उतना रिडक्शन घटेगा, और जितना रिडक्शन घटेगा उतना इंश्योरेंस कंपनी के लिए फायदे की बात है, क्योंकि उतना क्लेम कम होता जाएगा। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी आपको इस पीरियड में अगर आपने कोई भी एडिशनल खर्चा किया, उसको बोलेंगे एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, इस टाइप के अलग अलग नाम से कॉल करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अलाउड। एडिशनल कॉस्ट वो आपको अलाउ करेंगे, बट हाउ मच विल बी अलाउड, उसके लिए कुछ लिमिटेशन है, वो अभी अपन नहीं डिस्कस करते हो, जब अपन प्रॉब्लम करेंगे तब देखेंगे। तो एज पर वर्किंग नोट आपका ये फिगर निकलेगा कि हाउ मच विल बी अलाउड। चाहिए तो ऐसी फिगर ले लेते अपन, मान लीजिए कि 10,000, तो ये हो गया 1,30,000। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एडिशनल कॉस्ट यानी क्या, एडिशनल कॉस्ट यानी इस पीरियड में आपने एक्स्ट्रा खर्चे किए सो दैट ये टर्नओवर को बढ़ाया जा सके। ये एक्चुअल टर्नओवर बढ़ेगा तो रिडक्शन इन टर्नओवर घटेगा, रिडक्शन इन टर्नओवर घटेगा तो ये क्लेम घटेगा, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी बोलती है हम आपको एक्स्ट्रा खर्चा अलाउ करेंगे, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग, बट सब्जेक्ट टू सर्टन लिमिटेशन। क्या लिमिट्स है बाद में देखेंगे, वो आपको वर्किंग करके मिल गया, निकाल लिया आपने, तो आपका इतना क्लेम बन रहा है। अब आपके इसमें जब 5 महीने, 6 महीने, 4 महीने, इतने लंबे समय तक बिजनेस डिस्टर्ब रहता है और कई बार पूरी तरह से बंद रहता है, तो ये जो फिक्स खर्चे हैं इसमें भी कुछ बचत हो सकती है। कॉस्टिंग में पढ़ चुके हो, फिक्स खर्चे फिक्स रहते हैं, अनचेंज होते हैं, बराबर, लेकिन वो ऐसा तब होगा जब हमारा सब कारोबार चलता रहता है, तब यहां पे हमारा पूरा कारोबार बंद है, सो देयर में बी सम सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो अगर कुछ बचत हुई तो वो कम कर देंगे, क्योंकि इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनीफाइंग, तो भाई जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेगी इंश्योरेंस कंपनी। ये आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया, इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो वैसी अगर आपकी कुछ बचत हुई है तो उतना अमाउंट कट कर लेगी। तो मैं यहां सी पॉइंट लिख रहा हूं कि भाई सेविंग, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, एक समझने के लिए मान लीजिए 15,000 की सेविंग दिया हुआ है, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, तो 15,000 कम कर दिया, अब आपका क्लेम बनता है 1,15,000। दिस इज द लॉस ऑफ प्रॉफिट, दिस इज द लॉस ऑफ प्रॉफिट।
अब सवाल उठता है कि ये पूरा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसके लिए फिर से ये देखना पड़ता है कि आपने पॉलिसी कितने की ली और इंश्योरेबल सम कितना है, उससे पता चलेगा कि वेदर इट इज ए केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस. इफ इट इज ए केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस देन एवरेज क्लॉज विल अप्लाई, एंड इफ यू हैव सफिशिएंट इंश्योरेंस तो फिर एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होगा. समझ रहे मेरी बात को. अब यहां पे एवरेज क्लॉज के लिए दो चीजें चाहिए, एक पॉलिसी का अमाउंट, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, हो तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, बट दूसरा पॉइंट इंश्योरेबल सम. इंश्योरेबल सम यानी कितने का इंश्योरेंस होना चाहिए था. जरा बताइए स्टॉक पॉलिसी के केस में इंश्योरेबल सम क्या होता था. जब यहां पे आग लगी, स्टॉक जला, तो इंश्योरेबल सम क्या था, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. अब वहां पर एक पर्टिकुलर फिजिकल चीज है, वो उस दिन जितनी थी उसको बेस बना लिया जाता है कि इस दिन जितना स्टॉक था दैट इज द इंश्योरेबल सम. इससे अपन पॉलिसी को कंपेयर करते थे. पर यहां पर अब कैसे, ये तो प्रॉफिट वाला चक्कर बराबर ओवर ए पीरियड, तो यहां पे तरीका थोड़ा सा अलग है उसके लिए कि एवरेज क्लॉज लगेगा कि नहीं लगेगा. उसके लिए हम इसको बेस बनाते हैं. ये पीरियड दिख रहा है क्या था, ये एक्सीडेंट के एग्जैक्ट पहले के 12 महीने. इस पीरियड का जो टर्नओवर रहता है दैट इज कॉल्ड एनुअल टर्नओवर. इसको बोलते हैं एनुअल टर्नओवर. मान लेते हैं कि एनुअल टर्नओवर से 13 लाख, एनुअल टर्नओवर 13 लाख. अब ये एनुअल टर्नओवर इसके एग्जैक्ट पहले के 12 महीने का था. अगर ट्रेंड दिया रहा तो इसका मतलब आगे, जरा ध्यान दीजिए, यहीं से नुकसान इस पीरियड में नहीं हुआ है, नुकसान आगे हुआ है. ठीक है, इसलिए ट्रेंड का इफेक्ट इसमें भी दिया जाता है. दिख रहा कि नहीं दिख रहा है इसे, इसलिए पिक्चर बना के दिखा रहा, बाद में नंबर्स पे से नहीं ध्यान नहीं आने वाला. यहां से समझ लो उसको कि क्यों सिस्टम ऐसा बना है. सिर्फ आपको उतनी छूट है, सिस्टम ऐसा क्यों बनाओ समझने का. उस सिस्टम में तोड़ मरोड़ करने के चक्कर में मत पड़ो. समझ गए ना. तो क्यों, देखिए इसको एडजस्ट करने की जरूरत है क्योंकि एनुअल टर्नओवर यानी इसके जस्ट पहले के 12 महीने, जबकि नुकसान का पीरियड आगे है, इसलिए इस पे भी ट्रेंड का इफेक्ट दिया जाता है जहां पे अप्लीकेबल रहा. तो प्लस ट्रेंड 10%, 130 ऐड हो गया, तो ये हो गया 14,30,000. दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर. क्या बोलेंगे इसको, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर. इस पे जीपी रेट लगाएंगे. फिर अपने केस में 30% है, तो ये 14,30,000 पे 30% मल्टीप्लाई करो, फोर लैख 4,29,000, 4,29,000. सो 4,29,000 जो आया कैसे आया, 14,30,000 इंटू 30%. दिस इज इंश्योरेबल सम. इसको बोलेंगे इंश्योरेबल सम, मतलब इतने अमाउंट की पॉलिसी लेना चाहिए था. अब आपकी एक्चुअल पॉलिसी अगर 429 या इससे ज्यादा की है तो आपको पूरा क्लेम मिल जाएगा, और अगर आपकी पॉलिसी इससे कम है तो देन एवरेज क्लॉज विल अप्लाई. सपोज अपन ले लेते हैं कि पॉलिसी अमाउंट से 3,50,000 कर देता हूं. That means it is a case of under insurance. Under insurance. Hence, average clause will apply. इसलिए एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा. समझ गए. अब एवरेज क्लॉज लगाते वैसी है जैसे अपन ने स्टॉक पॉलिसी में पढ़ा था, उसमें कोई खास कॉम्प्लिकेशन वाली अब नई बात नहीं है. वो मैं आपको इधर निकाल के दिखा दे रहा हूं. क्लेम एवरेज क्लॉज लगा के कि क्लेम इज इक्वल टू लॉस. लॉस इज 1,15,000 डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल सम. इंश्योरेबल सम 4,29,000 मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी अमाउंट. पॉलिसी अमाउंट इज 3,50,000.
कैलकुलेट करिए कितना होता है। 93,823 93,823 का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी आपको अलाउ करेगी। मैंने इसमें सिर्फ एक चीज नहीं बताया कि ये एडिशनल कॉस्ट में क्या लिमिटेशंस है, वो आपको प्रॉब्लम के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी मैंने आपको सब कुछ समझाया, पर एक दो चीजों का लॉजिक नहीं बताया, रीजन नहीं बताया, क्योंकि उसका सही समय अभी नहीं आया है। पहले इतने को इंप्लीमेंट करेंगे, फिर उसका लॉजिक भी देखेंगे। हर चीज का लॉजिक आपको समझ में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, बट हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जहां जहां आपको बता सके वहां बता दें। ठीक है, तो भाई ये ग्रॉस प्रॉफिट ऐसा क्यों निकाला गया, क्योंकि आपके मन में आएगा नेट प्रॉफिट का लॉस होता है, नेट प्रॉफिट क्यों नहीं लिया। किसी के मन में आएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट ही लेना था, तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट वाला ग्रॉस प्रॉफिट क्यों नहीं लिया। तो आई हैव रीजन फॉर एवरीथिंग, और बड़ा लॉजिकल है। यानी उस पे से हमको ये सीखना चाहिए कि जो सिस्टम्स बनते हैं वो बड़े सोच समझ करके बनाए गए रहते हैं, इसलिए बेफिजूल अपनी टांग उनमें अड़ाने से कुछ भला होने वाला नहीं है। तो आपको उसका लॉजिक बताऊंगा बाद में, ठीक है। मैं भूल गया तो आप याद दिला देना, मैं आपको एक्सप्लेनेशन उस पर दे दूंगा। अभी जितना पढ़ाया फिर से क्विकली 2 मिनट में समराइज करता हूं, फिर आपको कुछ पूछना है तो बताइए। यहां एक्सीडेंट हुआ, आग लग गई, इससे हमारा बिजनेस डिस्टर्ब हो गया, जैसे मशीन जल गई, स्टॉक जल गया, बिल्डिंग को नुकसान हुआ, तो उस सब को ठीक ठाक करने में कुछ समय लग जाता है। इतना पीरियड लगा, ये डेट से हमारा बिजनेस रेगुलर हो गया, ये मतलब है। तो दिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ इंटरप्शन, पीरियड ऑफ डिस्टरप्शन। अब पॉलिसी में एक और रहता है इंडेमनिटी पीरियड। तो इंडेमनिटी पीरियड यानी एक लिमिट पॉलिसी में डाली गई कि भाई इतने पीरियड से ज्यादा का क्लेम हम आपको नहीं देंगे। तो इसलिए अगर जनरली प्रॉब्लम में वो देता नहीं है, बट आपको हर चीज मालूम होना चाहिए कि सपोज इंडेमनिटी पीरियड जो है और ये एक्चुअल पीरियड ऑफ इंटरप्शन, तो यू विल गेट द क्लेम फॉर विच एवर इज लोअर। काय का क्लेम मिलेगा आपको? विच एवर इज लोअर, जो लोअर है उसका। यहां पे मैंने जो पीरियड लिया, कितने मंथ्स हो गए? 5 मंथ्स, मतलब मेरा बिजनेस डिस्टर्ब है 5 मंथ्स के लिए। सपोज पॉलिसी में इंडेमनिटी पीरियड दिया 6 मंथ, दैट मीन 6 मंथ तक का क्लेम मिल सकता था, बट मेरा बिजनेस 5 मंथ्स में रिवाइव हो गया, इसलिए मुझे 5 मंथ्स में जितना रिडक्शन हुआ उसके बेसिस पे क्लेम मिलेगा। क्लियर? नाउ सपोज अगर इंडेमनिटी पीरियड 5 मंथ्स के बदले 4 मंथ्स हो दिया हो, आज तक के क्वेश्चन में मैंने देखा नहीं ऐसा, बट हम कोई पॉसिबिलिटी छोड़ना नहीं चाहते। प्रोफेशनल एग्जाम है, सीए की एग्जाम है, तो आपको ऐसी हर चीज पे ध्यान देना चाहिए। आज तक जो नहीं आया वो आपके समय में आ सकता है। तो सपोज इंडेमनिटी पीरियड 4 महीने दिया है, ये 5 महीने, तो अब आपको विच एवर इज लोअर यानी कितने पीरियड का क्लेम मिलेगा? 4 महीने। अब आप बोलोगे सर हम 4 महीने का कैसे निकालेंगे? तो भाई उसके लिए या तो वो आपको फर्स्ट 4 महीने का डाटा दे दे तो उसको ले लो आप, फर्स्ट 4 मंथ का कितना है, क्योंकि यहां पे फिर सब वो 4 मंथ का ही देगा आपको। इंडेमनिटी पीरियड फिर आपको ये स्टैंडर्ड टर्नओवर है, ये फिर 5 महीने नहीं देगा, वो कितना देगा? 4 महीने। सिर्फ आपको ये जो टर्नओवर है ये भी कितने पीरियड चाहिए? पहले 4 महीने। बाय चांस अगर उसने आपको पूरे 5 महीने का कंबाइंड दिया, तो अब अपने पास तो और कोई रास्ता नहीं है, तो अपन प्रोराटा कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। समझ रहे हो? क्लियर? पर अगर दिया है अलग से तो अलग अलग लेने का, क्योंकि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आखिरी में ज्यादा सेल हो गए होंगे, आपका बिजनेस सुधर गया था, शुरू में सेल कम हुए होंगे, तो इसलिए प्रोपोर्शनेटली लेना अपने मन से ऐसा नहीं है। बट अगर एक्चुअल डिटेल नहीं है और 5 महीने का कंबाइंड दे दिया तो फिर प्रोराटा ले लो। तो पहला पॉइंट कि इस पीरियड में जो प्रॉफिट हम कमा सकते थे दैट वी हैव फॉरगॉन, तो कैसे निकालना? तो उसके लिए हम बोलते हैं कि इस पीरियड में कितना टर्नओवर होता अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता, तो उसके लिए हम इसकी मदद लेते हैं। सेम पीरियड लास्ट ईयर, और सेम पीरियड लेने का कारण बताया ताकि उसमें सीजन विजन का इफेक्ट परफेक्टली मैच हो जाता है। इसके टर्नओवर को बोलते हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर। नाउ इफ देयर इज अ इंक्रीजिंग ट्रेंड, बढ़ रहा है तो बढ़ा दो, घट रहा है तो घटा दो, ये एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। मतलब इतना टर्नओवर होता अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता तो। एक्चुअल में हुआ 150,
दैट मीन्स दिस इज द रिडक्शन इन टर्नओवर। अब ये तो टर्नओवर कम हुआ, अब इसमें प्रॉफिट कितना गया हमारा, तो उसके लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट लेते हैं नंबर 1, और ग्रॉस प्रॉफिट इस तरीके से कैलकुलेट होता है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस यानी फिक्स खर्चे, इंश्योर्ड यानी जो पॉलिसी में कवर्ड है, डिवाइडेड बाय टर्नओवर। और ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का डाटा लेते हैं अपन। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे जीपी रेशियो निकल गया, इसमें भी अगर कुछ एडजस्टमेंट दिया है इंक्रीज या डिक्रीज तो कर दो, एंड दैट इज अप्लाइड। सो दिस इज द प्रॉफिट। ये पहला कैलकुलेशन हो गया, इसको बोलते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडक्शन इन टर्नओवर, यानी रिडक्शन इन टर्नओवर की वजह से कितना क्लेम, इतना। फिर इस पीरियड में अगर अपने को कुछ एडिशनल खर्चे करना पड़ा, इंक्रीज कॉस्ट, तो उसको भी इंश्योरेंस कंपनी अलाउ करती है, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। टोटल हो गया। फिर जब इंश्योरेंस कंपनी आपको सब अलाउ कर रही है, तो अगर इस पीरियड में कुछ सेविंग हो गई, बचत हो गई, तो उसको कट भी करेगी। तो लेस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, वो कट कर देगी। तो इतना आपका नुकसान हुआ। नाउ यू हैव टू चेक वेदर एवरेज क्लॉज इज अप्लीकेबल और नॉट। उसके लिए हम एनुअल टर्नओवर को बेस बनाते हैं। एनुअल टर्नओवर यानी एक्सीडेंट के एग्जैक्ट पहले के 12 मंथ्स। इसको ट्रेंड का इफेक्ट दिया, एडजस्टेड टर्नओवर, इस पे रेशियो लगाया, दिस इज द इंश्योरेबल सम, इतने का इंश्योरेंस होना था। एक्चुअल पॉलिसी अगर कम की है तो एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा, लाइक दिस। पॉलिसी अगर 429 या उससे ज्यादा की रहती तो क्लेम पूरा 1,15,000।